पैसा, रोकड़ा, मनी, रुपया, ढेवा, ये सारी वो चीजें हैं जिनके बिना दुनिया नहीं चलती है। अब भाई दुनिया नहीं चलेगी तो धंधा कहां से चलेगा, क्योंकि धंधा भले ही गंदा है पर मेरे भाई धंधा आखिर धंधा है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस टर्म 2 की ताबड़तोड़ शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस फाइनेंस वो पैसा जो कि धंधे को चलाने के लिए चाहिए होता है। बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए दो प्रकार के फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। एक होती है जो कि कैपिटल एक्विजिशन के लिए चाहिए होती है, एक होती है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होती है। सीधी भाषा में बोलो तो डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए होती है। तो भाई दोनों ही प्रकार का जो पैसा है ना वो धंधे के लिए जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं बना तो फ्यूचर नहीं होगा, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं बना तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके का जो पैसा है बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना ये जरूरी है उतना ही आगामी वाली क्लास, आने वाली क्लास जरूरी है, क्योंकि इसके एमसीक्यू कक्षा में करने वाले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। गौरव जे का कोड लगाना है जो कि तुम्हें पता ही होगा, और लगाते फ्री के अंदर एंट्री मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो सिंपल भाषा में एक डेफिनेशन बात करें, क्योंकि तुम्हें लिखनी डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है फाइनेंस, समझना, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फाइनेंसिंग मीन मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। ये बहुत अच्छी लाइन है, पकड़ के चलो। पैसा अवेलेबल कराना कब? जब उसकी जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसा हम हर समय अवेलेबल नहीं होता बिजनेस में, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी पैसा जो है जनरेट करना, इसको हम कहते हैं प्रॉपर बिजनेस फाइनेंसिंग। अब पैसा कहां से आएगा? पैसा दो जगह से आएगा, या तो मालिकों का आएगा या फिर बैंकों का आएगा। या तो मालिकों का आएगा या फिर बैंकों का आएगा। और मालिकों के पैसे को हम बोलते हैं ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। जो शेयर मार्केट में तुम पैसा डालते हो ना, वो वाला पैसा। दूसरा होता है बोरोअर फंड, यानी कि लोन लेना। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो पहले बात करते हैं क्या होते हैं भैया ओनर्स फंड, क्या होते हैं इसके फीचर, और फिर बात करते हैं बोरोअर फंड। अब देखो, जब भी एक कंपनी बड़ी होती है, मान लेते हैं उसको 1000 करोड़ की जरूरत है। अब 1000 करोड़ तो वो लगा नहीं सकती, तो वो क्या करती है, ये पैसा अपने मालिकों से लेती है। अब मालिक भी मान लो 4, 10, 20, 50 है, वो पैसा कहां से लाएंगे बेचारे? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो निकालते बाजार में अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं आईपीओ निकलना, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होना। उसमें क्या करती है वो 1000 करोड़ पूरे भारत से लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। आपके पास 10 रुपए, आपने 10 रुपए दे दिए, उससे आ गए शेयर। 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के शेयर आ गए, 1000 रुपए तो 1000 रुपए के शेयर आ गए। तो इस प्रकार से कंपनी अपने इतने बड़े पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फाइनेंस करती है। मान लो अगर आज आपने रिलायंस के अंदर 2000 रुपए, 2500 रुपए का एक शेयर रिलायंस का, तो मानते कि आपने 2 शेयर खरीद रखे हैं, यानी कि आपने टोटल रिलायंस में 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसका मतलब आप रिलायंस कंपनी के 5000 तक के मालिक हैं। 5000 रुपए तक की कैपिटल के मालिक बन गए, आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो ओनर्स फंड का मतलब होता है कि जब ये पैसा शेयर होल्डर्स से लिया जाता है। इट रेफर्स टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स as well as the accumulated profit of the company. Accumulated profit, undistributed profit, पिछले पुराना पैसा पड़ा हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, प्रॉफिट है पिछले साल का, बंद करें इसको, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है। अब समझना, ये पैसा जब मालिकों ने दिया, अब मैंने शेयर लगा दिए रिलायंस में, अब क्या होगा, मैं रिलायंस का उतने समय का मालिक बन गया। अब समझो, अगर मैं उस शेयर को होल्ड करके रखता हूं तो रिलायंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे पैसा वापस करे। अगर मैं शेयर बेचता हूं तो वो किसी थर्ड पार्टी को बेचूंगा, रिलायंस खुद के शेयर नहीं खरीदती जनरल केस में, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हम बाय बैक कहते हैं। तो मैं किसी और पार्टी को बेच रहा हूं, बेसिकली रिलायंस की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है कि भैया वो पैसा वापस करे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये पैसा जो है कंपनी में लगा ही रहता है हर समय।
आपको बदले में प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे देता है। तो इसके ऊपर बेसिक कोई डायरेक्ट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, धंधे के लिए बहुत बढ़िया पैसा है, ठीक है। पर इसका नुकसान है, पैसा तो आपके पास आ गया, चुकाना भी नहीं है अभी आपको, ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ओनरशिप में छोटा सा हिस्सा चला गया, ओनरशिप का बहुत छोटा हिस्सा, बट स्टिल हिस्सा चला गया। तो ये क्या है, ये एक छोटी बहुत प्रॉब्लम यहां पर जनरेट हो सकती है फ्यूचर के अंदर। साथ साथ में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी है वो लेकर जाएगा, कमाएगा कोई और, मेहनत कोई और कर रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक फायदा भी है कि चुकाना नहीं है, नुकसान भी है कि प्रॉफिट का हिस्सा दे के जा रहे हैं। अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो पहला है परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। ये वो सोर्स ऑफ कैपिटल जिसको आपको कभी वापस नहीं देना, ले घर जा भूल जा। अभी एक शेयर की कहानी बताता हूं। एक शेयर 4 साल पहले 6,000 रुपए का था, लोगों ने पैसे लगाए, आज उसकी ऐसी हालत है कि वो 6 रुपए का भी नहीं रहा। तो अब इसमें कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कि सब कुछ 6,000 रुपए बांटेगी, 6 रुपए का शेयर है, बेचना है बेचो, रखना है रखो। तो ये क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, वापस नहीं देना कंपनी को, ठीक है। रिस्क कैपिटल, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि कुछ चुकाना है, जैसे अगर लोन लेते हैं तो बदले में आपको इंटरेस्ट चुकाना, तो यहाँ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी यहां पर आपको नहीं देनी होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं दो, शेयर ले पैसा ले और एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो कि भाई फलाना व्यक्ति ने मुझे इतने शेयर दिए, अब बदले में आप कुछ नहीं लोगे। जैसे बैंक में जाओ, 2,000 करोड़ रुपए चाहिए, 3,000 करोड़ तक के बिल्डिंग ला या कुछ लेकर तो आ, तभी तो तुमको दूंगा प्राइमरी सिक्योरिटी। अब यहां पर वो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, तो फायदा भी है नुकसान भी है इसका भाई। ये दूसरा, अब अगर आप ओनर फंड नहीं लेना चाहते, प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं देनी है आपको, तो दूसरा ऑप्शन है बोरोअर फंड, जिसको हम डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट, ठीक है, या तो इक्विटी या फिर डेट। तो अब अगर हम डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बोरो कर रहे हैं, किसी से बोरोइंग कर रहे हैं। तो ये पैसा बेसिकली फर्म कई तरीके से लेती है। एक इसका कॉन्सेप्ट होता है डिवेंचर्स, जो कि आप भविष्य में पढ़ेंगे, वो भी एक तरीका है। बैंक से जाके लोन ले लेना, किसी और इंस्टीट्यूशन से जाके बेसिकली लोन ले लेना, उसको हम कहते हैं बोरोवर्स फंड। अब इनमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपने बैंक से मान लो 1,000 करोड़ का लोन ले लिया 10% के ब्याज पे, तो यानी कि आपको हर साल 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। अब चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इसमें तो हो सकता है भाई ओनर्स फंड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड नहीं दिया, पर इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको 100 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। फायदा भी है, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो भी 100 करोड़ देना, ज्यादा नहीं मांगे गए, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट, या तो लोन के फॉर्मेट में या फिर क्रेडिट के फॉर्मेट में। मतलब आपने किसी से व्यापार किया, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, तो उसके बदले में आपको उधार मिल गया, तो वो वाला काम भी इसके अंदर काउंट होता है। इसके फीचर्स क्या है? फिक्स टाइम के लिए होता है, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जब तक कंपनी चल रही चलेगी। ये फिक्स टाइम के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए फिक्स होता है। सिक्योरिटी इसमें लगती है, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी आपको देनी है, यानी कि बदले में आपको बिल्डिंग या कुछ ना कुछ जो है वो यहां पर गिरवी रखनी पड़ेगी। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप बोलो अगर सर इतना ही नुकसान है तो फिर ये लेते क्यों है लोग? ये लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें ना टैक्स सेविंग हो जाती है। क्या हो जाती है? टैक्स सेविंग हो जाती है, मतलब टैक्स का कुछ पैसा जो है ना वो बच जाता है। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो 100 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ या 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, मतलब 200 में से 100 हट गए तो बचे 100, तो 100 करोड़ रुपए टैक्स देना, 200 पे नहीं देना। जबकि ये जो है ना, इसमें टैक्स का कॉन्सेप्ट अटक जाता है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है तो इस पूरे पे टैक्स लगता है, इसमें से इंटरेस्ट काट के टैक्स दिया जाता है। तो बेसिकली कंपनी के लिए ये फेवरेबल इसलिए क्योंकि ये टैक्स बचाने का काम करती है, ठीक है। कंट्रोल बेसिकली थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है, कुछ जगह कंट्रोल होता है और कुछ जगह कुछ कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट लग जाते हैं कि पैसा देने वाला बोल देता है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बेसिकली एक शो चल रहा है शार्क टैंक, तो उसमें अगर कोई डेट का पैसा देता है, तो जब वो डेट का पैसा देता है तो वो कुछ कंट्रोल बोलता है, भाई ऐसा नहीं करोगे आप, ये इसको बंद करके चलाओ या उसको बंद करके चलाओ। तो बेसिकली क्या है, ये एक कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोअर्स फंड एंड ओनर्स फंड।
कल की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम बोरोवर फंड के और ओनर्स फंड के सोर्सेज देखेंगे और कैसे काम करते हैं ये सब पढ़ेंगे। अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे यूजिंग कोड गौरव जे, और आगामी जो फ्री क्लास है उसको अटेंड करने के लिए, फ्री लाइव क्लास उसको अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।